हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई? सब ठीक? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो जो था बहुत लाइक किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। आपका खैर मकदम है इस चैनल पे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए। ठीक है, आज हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन के सीरीज़ में एससीबी का क्वेश्चन नंबर 25 लेके आए हैं। ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर कोई सरफेस इंक्लिनेशन में होता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है कैसे कैसे लगेगा और थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है वो फोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है, क्योंकि इस 20 नंबर क्वेश्चन में एससीबी का इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा इसमें ड्यू टू द इंक्लिनेशन होगा, तो इंक्लिनेशन के वजह से इसमें होगा। देखेंगे कि इंक्लिनेशन की वजह से किसी बॉडी पे कैसा फोर्स लगता है। ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। सरफेसेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब क्या हो गया? सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो एक्सेलरेशन को कॉज करे, है ना। फ्रिक्शनलेस करने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो कि एक्सेलरेशन को क्या करे? कॉज करे। एंड पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। इसमें भी पुल्ली और स्ट्रिंग क्या है? लाइट है। लाइट है का मतलब क्या है कि मासलेस होगा। मासलेस होने का मतलब क्या है कि एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है। एक पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा सेकेंड पॉइंट पे उतना ही फोर्स को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, एज और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या करना है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि इसमें इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ हम लोगों का। इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है तो पता नहीं चल पाएगा कि इंक्लिनेशन की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसका जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालने के बाद पता चल जाएगा कि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इंक्लिनेशन नहीं पता हुआ है तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा होगा इस पे इंक्लिनेशन की वजह से किसी डायरेक्शन में। मान लीजिए आप या तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि एक्सेलरेशन हो रहा है, या तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इधर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा तो मेरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो मेरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो पाइथागोरस के नियम से देख लेते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर का सम के बराबर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इज इक्वल टू कितना है? 25, जो कि बराबर है किसके? इसके स्क्वायर के बराबर है 25। तो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया तो इसमें हम लोग थीटा निकाल लेंगे कि इसमें इंक्लिनेशन कितना है? θ1, और इसका वैल्यू कितना है? θ2। तो ये इंक्लिनेशन हम लोग निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन का अगर हम लोग लगाएं तो साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है। तो इस थीटा के लिए p ये होगा और h ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये वाला है। इसके लिए p ये है और h ये है। तो साइन θ1 कितना हो जाएगा? साइन θ1 कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, तो 4/5 साइन का वैल्यू कौन सा देता है? एंगल 53 डिग्री, है ना। θ1 कितना आ गया? 53 डिग्री। साइन 4/5 कितना देता है? 53 डिग्री। ठीक है, और साइन θ2 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइट ये होगा, तो साइन θ2 कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, जो कि थीटा का वैल्यू कितना देता है? 37 डिग्री। ठीक है, साइन 37 कितना देता है? 3/5। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। तो हम लोग पता चल गया कि θ1 कितना है? कितना है θ1? 53 डिग्री। और θ2 कितना है? 37 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का वेट कितना दिया हुआ है या मास कितना दिया हुआ है? 1 kg और 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, 1 kg दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग इंक्लिनेशन के फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं।
अभी इस स्ट्रिंग के फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। और टेंशन फोर्स जो होता है स्ट्रिंग के पैरेलल लगता है ना। जो स्ट्रिंग किसी ब्लॉक पे जिस डायरेक्शन में उसका खींचेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को किस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, अब खींचने की कोशिश करेगा तो इसमें टेंशन फोर्स उसके पैरेलल डायरेक्शन में आएगा जो कि टी होगा। ठीक है, मान लेते हैं टी है। और इस ब्लॉक को ये स्ट्रिंग किधर खींचने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पे भी टी आएगा। क्यों टी आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है। एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग में जब वो लाइट हो तो कंजर्व नहीं करता, जितना फोर्स यहाँ पे होगा सेकेंड पॉइंट में भी उतना ही फोर्स होगा। तो एक कंटिन्यूअस पुली है, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, इसमें फोर्स जो है कंजर्व नहीं करेगा, तो टेंशन जितना इतना होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का टेंशन इस पे भी लगेगा। ठीक है, मगर अपोजिट इन डायरेक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को अब खींचने की कोशिश कर रहा है और ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को अब खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या लग रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन लग रहा है। क्या ये टेंशन फोर्स इस एक्सेलरेशन का कॉज कर पाएगा क्या, नहीं। ये टेंशन फोर्स इस एक्सेलरेशन को कॉज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये टेंशन फोर्स आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है। तो टेंशन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स का एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर रहा है। तो देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज कॉजिंग द एक्सेलरेशन, है ना। एक फोर्स होना चाहिए जो कि एक्सेलरेशन को कॉज करे इन दोनों बॉडी का, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो न्यूटन्स क्या बोलता है अपने सेकंड लॉ में कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज एक्सेलरेशन। जब फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें ये फोर्स तो एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर रहा है, देयर मस्ट बी अनदर फोर्स विच इज कॉजिंग द एक्सेलरेशन, जो कि इस पे कॉज कर रहा होगा एक्सेलरेशन। तो उस फोर्स को हम लोग देखते हैं कि आखिर वो फोर्स कौन सा है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जब इंक्लिनेशन प्लेन पे रहता है ब्लॉक रखा हुआ, तो बच्चों लोग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें mg किधर लगेगा। mg मतलब वेट फोर्स। वेट फोर्स क्या होता है, जो मास की वजह से कोई बॉडी फील करने लगे वेट, तो उसको क्या बोलते हैं, mg फोर्स। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों लोग को, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा रहता है वेट फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा लगता है। तो बच्चे लोग इस पे mg कैसे लगाने लगते हैं, ऐसे लगाने लगते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा देते हैं। सरफेस से कैसे लगा देते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि गलत है। क्या है, जो कि गलत है। ये mg ऐसा नहीं लगेगा। mg का एक खासियत ये है, mg फोर्स का खासियत ये है कि हमेशा डाउनवर्ड लगता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे ब्लॉक रखा रहे वो अर्थ की तरफ लगना स्टार्ट करेगा, अर्थ की तरफ। तो अर्थ कहाँ पे है, मान लीजिए ये एक जो ब्लॉक है अर्थ पे ऐसा रखा हुआ, ये अर्थ है तो अर्थ की तरफ लगेगा। अर्थ इधर है तो mg फोर्स भी इधर लगेगा, ऐसा। समझ में आ गया क्या। वेट फोर्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन कैसा लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है और अर्थ की तरफ लगता है। ठीक है, जहां पे m होता है मास ऑफ द ब्लॉक और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जहां पे हम लोग g क्या लेंगे, g लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया कि mg कैसा लगेगा। ठीक है, अगर इसमें बात करें नॉर्मल फोर्स की, एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स हम बता चुके हैं आप लोगों को, नॉर्मल फोर्स किसी कॉन्टैक्ट की वजह से लगता है। तो कॉन्टैक्ट की वजह से, तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में कॉन्टैक्ट है तो उनके टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगता है ना। नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, इन दोनों के टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगेगा। तो क्या इसके परपेंडिकुलर ऐसा लगेगा क्या, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। सेम mg यहाँ पे लगेगा, mg एक फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी बताया कि हमेशा डाउनवर्ड लगता है। और mg लगेगा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स होता है कांटेक्ट की वजह से लगता है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका टेंजेंट कौन सा होगा, यही तो होगा जिसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फोर्स इस बॉडी को, इस सिस्टम को एक्सेलरेट करवा रहा है। तो एक्सेलरेट करवाने के लिए फोर्स का इस डायरेक्शन में होना जरूरी है ना। इस डायरेक्शन में होगा तभी तो एक्सेलरेट होगा, या इस डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लेंगे तो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो इस डायरेक्शन में फोर्स का होना जरूरी है, या तो इस डायरेक्शन में फोर्स का होना जरूरी है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ है
तो इस पैरेलल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आखिर लग रहा है। तो हम लोग देखेंगे वेक्टर का एक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जब कोई फोर्स किसी थीटा एंगल पे लगता है, जब कोई फोर्स थीटा एंगल पे लगता है तो उसका दो कंपोनेंट बनता है, एक साइन थीटा कंपोनेंट, एक कॉस थीटा कंपोनेंट। तो ये देखिए mg जो है, अगर ये 53 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस 50 होगा, तो ये कितना होगा 53 डिग्री। ठीक है, तो mg का दो कंपोनेंट बनेगा, एक mg का कॉस कंपोनेंट आएगा जो कि एंगल के डायरेक्शन में होगा, जो कि किधर होगा, एंगल के डायरेक्शन में होगा, जिसको बोलेंगे mg cos 53 डिग्री। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट निकालने का। और एंगल से जो दूर कंपोनेंट बनेगा उसको बोलते हैं साइन कंपोनेंट। यहां पे लगेगा mg sin 53 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये फोर्स कॉज कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन को। ये फोर्स जो है वही क्या कर रहा है, कॉज एक्सेलरेशन को। अगर ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग सपोज किए इस डायरेक्शन में, मगर हम बोले कि एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हो सकता है कि इस डायरेक्शन में भी होने लगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इधर कौन सा फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला कौन सा होगा, यहाँ पे भी 37 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये mg cos 37 डिग्री, और यहाँ पे क्या बनेगा mg sin 37 डिग्री। तो ये फोर्स और ये फोर्स कॉज करेगा एक्सेलरेशन को। ठीक है, समझ में आ गया क्या। क्योंकि जिस एक्सेलरेशन लगने के लिए फोर्स का होना जरूरी है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए ना। तो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, mg sin 53 डिग्री और mg sin 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा, क्या n2 और mg cos 53 डिग्री जो है इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करवा रहा है क्या, नहीं करवा रहा है ना। तो ये फोर्स देखिए, अब बहुत से यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्मल फोर्स और ये जो वेट फोर्स होता है उसको एक्शन रिएक्शन पेयर समझते हैं, मगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर तो होगा मगर एक्शन रिएक्शन पेयर इसलिए नहीं है क्योंकि एक्शन रिएक्शन होने के लिए एक बॉडी पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक बॉडी के वजह से दूसरे पे फोर्स लगना चाहिए और दूसरे बॉडी की वजह से उस बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए, तब एक्शन रिएक्शन फोर्स आता है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में, जिसको बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो न्यूटन का सेकेंड नियम क्या बोलता है कि टोटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो टोटल फोर्स मान लीजिए कि अभी सपोज कर इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, तो ये फोर्स अगर बड़ा है तो n2 माइनस mg cos 53 डिग्री इज इक्वल टू m होगा। और a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये टर्म टोटल जीरो बन गया, तो n2 इज इक्वल टू mg cos 53 डिग्री आ गया। ठीक है, n2 mg cos 53 डिग्री के बराबर तो हो गया, मगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है क्योंकि एक ही बॉडी पे लग रहा है। समझ में आ गया क्या। और नेचर ऑफ फोर्स भी अलग अलग है। ठीक है, एक नेचर का फोर्स भी नहीं है, ये समझ में आ गया क्या। ठीक है, अब देखिए हम लोग को n2 और mg cos 53 डिग्री से कुछ करना नहीं है क्योंकि ये एक्सेलरेशन का कॉज नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रब कर सकते हैं, तो रब कर देते हैं। ये एक्सेलरेशन का कॉज नहीं कर रहा है तो हटा दें, जो एक्सेलरेशन का कॉज कर रहा है उसी को रखने देते हैं सिर्फ, इसको भी हटा दीजिए, ये भी एक्सेलरेशन का कॉज नहीं है। तो कॉज कौन सा फोर्स कर रहा है, सिर्फ कॉज करने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ mg sin 37 डिग्री और mg sin 53 डिग्री है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया क्या, आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, ये कैसे निकला समझ में आ गया ना, कंपोनेंट से कैसे निकाले हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, हम लोग सपोज किए हैं, तो इस एक्सेलरेशन को ट्रांसफर कर देगा यहां तक, ये होल सिस्टम इधर एक्सेलरेट होने लगेगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन ट्रांसफर इसलिए हुआ कि ये स्ट्रिंग जो है कंटिन्यूअस मैनर में है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, तो जितना से ये एक्सेलरेट करेगा उतना से ये ब्लॉक भी एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये फोर्स को ज्यादा होना जरूरी है, तभी एक्सेलरेशन करा पा रहा होगा टेंशन फोर्स से। टेंशन फोर्स से ये फोर्स ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेशन हो पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा, न्यूटन का सेकंड नियम क्या बोलता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स इस बॉडी में कितना लग रहा है, mg sin 53 डिग्री माइनस t, जिसका वैल्यू हो जाएगा mg sin 50 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू m, मास इंटू एक्सेलरेशन। a
पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें लगाएंगे, अगर बॉडी 2 पे लगाएंगे या इस बॉडी पे लगाएंगे तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो टेंशन फोर्स ज्यादा होना चाहिए इसके लिए, तभी तो इस फोर्स को ओवरकम करके एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में करवाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस mg साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू m, ठीक। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें। क्या क्या दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया हुआ है 1 kg, दोनों का मास कितना है 1 kg का, तो ये 1 kg का हो जाएगा, तो a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं मास इक्वल टू 1 है, तो ये क्या होगा, सिर्फ a आ गया तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। मास इक्वल टू यहाँ भी 1 है तो एक्सेलरेशन a हो गया, और दोनों के एक्सेलरेशन भी सेम है तो एक्सेलरेशन का आ गया। चलिए क्या यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, mg साइन 53 डिग्री, m का वैल्यू कितना है 1 है, g का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, तो 10 इंटू साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे 4/5, तो 4/5 माइनस t इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा t माइनस m का वैल्यू 1 है, g का वैल्यू होता है 10 और 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से पता चला 5 2 जा 10, t माइनस 6 इक्वल टू a, t माइनस 6 इक्वल टू a आ गया, क्या आ गया t माइनस 6 इक्वल टू a आ गया। तो इस a का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट निकल जाएगा क्या, अगर यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर दें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा क्या। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं इसको, यहाँ पे रब करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पुट करते हैं टेंशन, ये हो जाएगा 5 2 जा, तो 8 माइनस t का वैल्यू कितना आ गया a प्लस 6 इज इक्वल टू a, ठीक है। हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ही निकालना है, ये हो जाएगा 8 माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू a, तो ये a इधर चला जाएगा तो बचेगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, तो 8 माइनस से 6 जाएगा तो बचेगा 2 इज इक्वल टू 2a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, क्या 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग पूछा था तो 1 मीटर पर सेकेंड, और हमने जो डायरेक्शन ली थी उसी डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इधर होगा और 1 मीटर पर सेकेंड से होगा। आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक फैला सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया पिछले वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।